सो गाइस टुडेज टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। अब लिपिड्स क्या हैं, ये बेसिकली तो हमारा लास्ट ईयर का चैप्टर है पूरा लिपिड्स, और वो मेरा लेक्चर अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लिपिड्स क्या हैं। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय एस्टर लिंकेज बिटवीन लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बनते हैं बाय एस्टर लिंकेज। अब एस्टर लिंकेज किन दो कंपाउंड्स के दरमियान में बनता है? एस्टर लिंकेज हमारे पास बनता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में एस्टर लिंकेज बनता है। उन दोनों कंपाउंड के एस्टर लिंकेज बनने की वजह से एक बड़ा कंपाउंड हमारे सामने आता है, उसको हम कहते हैं लिपिड्स। ठीक हो गया। और लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ब्लोर रेजेंट। और ब्लोर रेजेंट क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और ईथर। इनके अंदर हमारे पास ये है ना सॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, बाकी इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन में तो आपको कहूँगा कि आप लोग वहाँ से ज़रूर देखना, ताकि आप लोग को मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि अब हमें इसकी मेटाबॉलिज्म देखनी है कि इसका तोड़ फोड़ और इसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा के अंदर देखें कि ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिपिड होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास लिपिड होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल यानी कि ऐसा लिपिड जिसमें हमारे पास एक अल्कोहल होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली ग्लाइसरॉल। ठीक है, और ग्लाइसरॉल में क्या होता है कि ग्लाइसरॉल के पास 3 OH ग्रुप होते हैं। तो ये 3 OH ग्रुप हमारे पास 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ एस्टर लिंकेज बनाएगा, और एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं असाइल। तो 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स तो हो गए ट्राई असाइल, और एक हमने अल्कोहल यूज़ किया जिसमें 3 OH हैं, और उस अल्कोहल का क्या नाम है? ग्लाइसरॉल। तो इससे हमारे पास क्या बन गया? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिपिड इन प्लाज्मा वो क्या है? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड प्लाज्मा के अंदर वो क्या है? वो हमारे पास हो जाता है फॉस्फोलिपिड, ये एक कंपाउंड लिपिड है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है लिपिड जो कि ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है वो है हमारे पास स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड्स ही होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? उनमें हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। स्टीरॉइड्स में क्या होता है? स्टीरॉइड्स हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर वाले लिपिड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 जो होते हैं वो बेंजीन टाइप के रिंग होते हैं और एक पेंटेन रिंग होता है। तो एक हमारे पास स्टीरॉयडल न्यूक्लियस सामने आ जाता है। उस स्टीरॉयडल न्यूक्लियस का नाम आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसका नाम है साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। अब जब इस स्टेरॉयडल न्यूक्लियस में हम OH ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? स्टीरोल बन जाता है। ठीक है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस में जब हम OH ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टीरोल। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टीरोल की ही टाइप है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो एक हमारे पास स्टीरोल की ही टाइप है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। प्लाज्मा के लिपिड्स हमें समझ में आ गए कि कौन कौन से प्लाज्मा के लिपिड्स होते हैं। प्लाज्मा में हमारे पास ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और हमारे पास स्टीरॉइड होते हैं, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल। अब मैंने आपको बताया कि ये जो लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होते। तो अब ये हमारे पास प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? अगर हमें प्लाज्मा है, हमारा ब्लड प्लाज्मा है, एक ब्लड है, मतलब एक वेजल है, वेजल के अंदर क्या होता है? ब्लड में हमारे पास क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा में इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये लोग ट्रांसपोर्ट कैसे हो? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल तो नहीं है, और अब इनको ट्रांसपोर्ट तो कराना है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा हमारे पास मोस्टली वाटर है, तो उनको ट्रांसपोर्ट कैसे कराएं? ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट होंगे टूवर्ड्स द लिवर, टूवर्ड्स द अदर टिश्यूज़, तभी तो इनका मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस कर सकेंगे। अब जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे तो हम इनका मेटाबॉलिज्म कैसे डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले चीज़ अभी हमें क्या डिस्कस करनी है?
करनी है, वो डिस्कस करनी है इनका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अभी अगर ये मैंने आपको प्लाज्मा के लिपिड्स बताएं तो अब प्लाज्मा के लिपिड्स को हमें अभी है ना टुवर्ड्स द लिवर एंड टुवर्ड्स द टिश्यू पहुंचाना है फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो अब प्लाज्मा से इनका हमें सफ़र देखना है कि ये इनका सफ़र जो है, इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लाज्मा से कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा। अब चूँकि ये लिपिड्स जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें कोई ना कोई एक है ना मतलब ट्रांसपोर्ट कैरियर की नीड होगी। ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कोई ना कोई कैरियर की नीड होगी, तभी तो ये लोग ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे, वरना ये लोग ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या हल है? उसके लिए हल ये होता है कि हम एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल जो हैं, ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल वो एक सेंटर में होते हैं। मैंने पिक्चर भी बनाई है, आप उसमें देखो। ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल बिल्कुल सेंटर में होते हैं और फिर पेरीफ्री में, उस जो हमारा लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी पेरीफ्री में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। उसकी पेरीफ्री में, आउटर पेरीफ्री में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपोप्रोटीन। जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्रोटीन। तो एपोप्रोटीन, ठीक है, एपोप्रोटीन, और उसके सेंटर में हमारे पास क्या है, ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल। अब एपोप्रोटीन के बराबर में, मतलब बीच बीच में, एपोप्रोटीन के बीच बीच में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल। फिर ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में से जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो हमारे पास ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल्स हैं, इनको लेकर जाएगा टुवर्ड्स द वेरियस टिश्यूज़। ठीक है, टुवर्ड्स द डिफरेंट टिश्यूज़, टुवर्ड्स द लिवर, टुवर्ड्स द एडिपोज टिश्यूज़, और फिर इनकी ना मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, इसका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर अ जनरल कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, वो आता है काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स कौन सी बला है, तो याद रखना काइलोमाइक्रॉन्स होता है, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर बनता है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ बनता है, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। अब ये इसका क्या चक्कर है, तो सबसे पहले जब हमारे पास लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म जब एक इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में हो जाती है, लेट सपोज कि ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम में हमारे पास इसकी लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस हो गई, ठीक है, बाय द पैनक्रियाटिक सीक्रेशंस वगैरह। अब जब ये लिपिड्स के मेटाबोलाइट्स जो हैं, जब ये हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, रीएब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे पास है ना, जो इसके लिपिड्स के मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जब वो रीएब्जॉर्ब हुए इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, तो वो दोबारा हमारे पास रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन होने के बाद हमारे पास ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल बन जाता है, फॉस्फोलिपिड्स बन जाता है। ठीक, अब इनको आगे ट्रांसपोर्ट तो कराना है, इंटेस्टाइनल सेल्स में तो आ गए, सेल्स से आने के बाद इनको ब्लड में भी भेजना है। अब ब्लड में भेजने के लिए क्या होता है कि ये हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर ये जितने भी हमारे पास ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। और वो कौन सा होता है, वो होता है काइलोमाइक्रॉन। तो इंटेस्टाइनल सेल में सबसे पहले कौन सा हमारे पास लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो बनता है काइलोमाइक्रॉन। और काइलोमाइक्रॉन सबसे पहले जो आपने डाइट ली है, डाइट में से जितना भी आपके पास लिपिड कंटेंट इंटेस्टाइनल सेल्स में आया है उसके साथ बाउंड कर लेता है। याद रखना कि जो भी आपने डाइट ली, डाइट में से जितना भी आपका लिपिड का कंटेंट था, वो सारा का सारा हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल में आने के बाद किससे बाउंड होता है, वो हमारे पास काइलोमाइक्रॉन के साथ बाउंड हो जाता है। ठीक हो गया, बाउंड हो गया। बाउंड होने के बाद क्या होता है कि वो हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल से निकल के जो इसके बराबर में लिम्फेटिक वेजल होती है, लैक्टील्स, उसके अंदर चले जाता है। और लिम्फेटिक वेजल, लैक्टील को हम काइल भी कहते हैं, तभी इस वजह से इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। वो हमारे पास लिम्फेटिक वेजल में चले जाएगा काइलोमाइक्रॉन, अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल। फिर लिम्फ में से जाएगा पूरा अपना लिम्फेटिक ना ड्रेनेज के थ्रू ये हमारे पास पहुँचेगा। कहाँ पे, ये हमारे पास पहुँचेगा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम में, क्योंकि हमें पता है लिम्फेटिक ड्रेनेज जितना भी होता है वो सारा का सारा सॉरी
लिम्फेटिक ड्रेनेज जितना भी होता है वो सारा का सारा हमारे पास राइट एट्रिया में जाता है, ठीक है, थ्रू सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये हमारे पास राइट एट्रिया में चले जाएगा। राइट एट्रिया में आने के बाद अब ये हमारे पास आएगा एक्चुअल ब्लड में, ठीक है। तो जितना भी आपका जो लिपिड कंटेंट होता है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स से कहाँ पे आता है, लिम्फ में आता है। लिम्फ में आने के बाद जो लिम्फ की फाइनल ड्रेनेज पॉइंट है जो कि क्या है, सुपीरियर वेना कावा, वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर हमारे पास ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। कैसे सर्कुलेशन में आया कि लिम्फ पूरा का पूरा हमारे पास सबसे पहले कहाँ गया, लिम्फेटिक वेजल में, ठीक है। लिम्फेटिक वेजल में हमारे पास काइलोमैक्रोन से फिर ये ना लिम्फेटिक वेजल की जो लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो है सुपीरियर वेना कावा। तो जब वो सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगा तो वहाँ पे हमारे पास ये काइलोमैक्रोन अब लिम्फ से ब्लड में आ जाएंगे। काइलोमैक्रोन लिम्फ से ब्लड में कहाँ पर आए, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा से ये हमारे पास ब्लड के अंदर आ गया। ब्लड में आने के बाद फिर ये हमारे पास सर्कुलेटरी काइलोमैक्रोन बन जाता है। फिर इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजिंग वगैरह आती है और फिर ये हमारे पास है ना काइलोमैक्रोन जो है ये हमारे पास फिर जाएंगे लिवर की तरफ और फिर लिवर जो है उधर उसमें से लिवर हमारे पास क्या करेगा, काइलोमैक्रोन से फैटी एसिड, ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल इन सबको अलग करा लेगा, ठीक है, मतलब अलग करके अपने पास रख लेगा, ठीक। उसके बाद फिर इनकी मेटाबॉलिज्म करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास काइलोमैक्रोन्स ने जो भी डाइटरी आपका फैटी एसिड, ट्राइग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड जो भी था वो सारा का सारा थ्रू द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसने लिवर में दे दिया, ठीक है। फिर लिवर क्या करेगा, लिवर फिर इनकी मेटाबॉलिज्म करेगा। लिवर में हमारे पास है ना मेटाबॉलिज्म होगी फैटी एसिड्स की, ट्राइग्लाइसराइड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। अब फिर लिवर क्या करेगा, लिवर देखेगा कि अगर इन्होंने एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास फैटी एसिड दिया है तो वो उसको सिंथेसाइज करा देगा एज ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल। अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फैटी एसिड आया है, काइलोमैक्रोन ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड्स लेकर आया है तो उनको ट्राइग्लाइसराइड्स बना देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ट्राइग्लाइसराइड्स बनाने के बाद अब ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स बना देगा, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स जो है वो लिवर बना देगा, लाइक ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इस टाइप की चीज़ें हमारे पास लिवर जो है वो बना देगा, जो चीज़ें काइलोमैक्रोन ने ला कर दी हैं। अब लिवर ने चीज़ें बना दी, ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल बना दिया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना दिया, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड्स बना दिए। अब इनको भी लिवर से भी आगे ट्रांसपोर्ट कराना है। तो लिवर से जो ट्रांसपोर्टर है, लिवर से जो हमारे पास लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स निकलता है वो कहलाता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब लिवर ने जो हमारे पास ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल प्रोड्यूस किया, फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस किया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रोड्यूस किया, अब इन चीज़ों को भी हमें आगे ट्रांसपोर्ट करवाने टुवर्ड्स द टिश्यू ताकि वो लोग यूटिलाइजेशन करें और इनकी यूटिलाइजेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो अब टुवर्ड्स द डिफरेंट टिश्यूज़ को हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। इसके लिए भी कैरियर की नीड होगी क्योंकि ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर इनसॉल्युबल है। इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वी नीड अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब लिवर से जब ये चीज़ें हमारे पास ब्लड में आएंगी, ठीक है, तो हमें एक ट्रांसपोर्टर की नीड होगी। तो लिवर क्या करता है कि ये जितनी भी चीज़ें इसने बनाई है, ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, फैट, उसके बाद फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इन तीनों को ये क्या करता है, ये एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट कर देता है। और वो कौन सा लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रखना वो कौन सा लिपोप्रोटीन होता है लिवर में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चीज़ समझ में आ गई। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, ये वो लिपोप्रोटीन है जो लिवर प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब लिवर ने जो ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड जो चीज़ें इसने बनाई हैं और ये चाहता है कि मैं दूसरे टिश्यूज़ को दूं फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस, ठीक है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इसको एक कैरियर प्रोटीन की नीड थी जो कि क्या था, VLDL, जो कि हमारे पास क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिवर ने क्या प्रोड्यूस कराया है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसकी सराउंडिंग में और उसकी सेंट्रल कोर में हमारे पास ये ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को मर्ज कर देगा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास ब्लड में जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ को ये हमारे पास सप्लाई कर देगा। डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर, डिफरेंट टिश्यूज़ को ये है ना फैटी एसिड्स,
ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल और ना फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये डिफरेंट टिश्यूज़ को सप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है कि लिवर जो है, लिवर एक ना लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिवर एक और कौन सा लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है कि वो हमारे पास लिवर से, है ना, लिवर से हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स और वो फॉस्फोलिपिड्स लेकर जाता है। आई गेस हाँ मेरे को यही है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेकर जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और फिर जहाँ पे टुवर्ड्स द टिश्यू हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेकर जाता है। साथ साथ में वो हमारे पास टिश्यूज़ से कोलेस्ट्रॉल लेकर लिवर की तरफ आता है। HDL को किसने प्रोड्यूस कराया? लिवर ने प्रोड्यूस कराया, और वो टुवर्ड्स द टिश्यू हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेकर जाता है, और फिर टिश्यूज़ से कोलेस्ट्रॉल को लेकर दोबारा लिवर की तरफ आ जाता है। अब साथ साथ में एक लिपोप्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL। वो डेंजरस होता है। वो क्यों डेंजरस होता है कि जब लिवर ने VLDL प्रोड्यूस कराया, अब VLDL जैसे ही सर्कुलेशन में आ जाता है तो VLDL के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, VLDL के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाता है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ अभी जनरल कॉन्सेप्ट याद करना है, बाकी पूरा ये लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमें जनरली क्या समझ में आ रहा है कि लिवर ने जब VLDL प्रोड्यूस कराया और VLDL जब सर्कुलेशन में आया, तो उस सर्कुलेशन में आने के बाद इसकी स्ट्रक्चरल कुछ चेंजिंग आएंगी, इसमें कुछ चेंजिंग आएंगी, थोड़ा सा ये क्लीवेज होगा, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, VLDL के स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजिंग आई, उसके एपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में चेंजिंग आती है कि कुछ उसके एपोप्रोटीन लूज़ हो जाते हैं, तो उस लूज़ होने की वजह से ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवाता है टुवर्ड्स द टिश्यू। अब अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि इसका सोल फंक्शन यही है कि वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कराता है, और ब्लड प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट ही इसी के ऊपर होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के ऊपर। अब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाएगा टुवर्ड्स द टिश्यूज़, ठीक है, लेट सपोज कि एक वेजल है, कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के सेल्स की तरफ इसने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवा दिया कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमारे पास क्या करा देंगे, वो हमारे पास मोटे सेल्स जो है वो ना बल्जेड हो जाएंगे विद द कोलेस्ट्रॉल, फिर वो हमारे पास सेल्स विद कोलेस्ट्रॉल के साथ बल्जेड हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको नैरो कर देंगे। ठीक है, आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे। साथ साथ में अगर आपके पास कहीं आर्टरी पे डैमेज हो गया है, आर्टरी पे आपके पास कहीं डैमेज हो गया है, वहाँ पे उस डैमेज को है ना प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में हमारे पास WBCs और है ना न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, वो सेल्स वहाँ पर आते हैं ताकि बचाए हिफाजत के लिए। अब हिफाजत के लिए आते तो हैं लेकिन वो होते बड़े भूखे हैं, उनको भूख लगती है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, उनको कोलेस्ट्रॉल दे देता है, तो कोलेस्ट्रॉल दे देता है तो वो हमारे पास बल्जेड हो जाते हैं, तो सेल्स वहाँ पे हमारे पास क्या करा देते हैं कि इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फ्लेमेशन करा दी, इन्फ्लेमेशन कराने के बाद ये हमारे पास पैचेस की फॉर्म में वो ल्यूमन को नैरो करा देते हैं, पैचेस की फॉर्म में वो ल्यूमन को क्या करा देते हैं, नैरो करा देते हैं। ठीक है, उमूमन क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली ये होता है कि भाई आर्टरी डैमेज हुई, इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस हुआ, इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस के बाद ये एरिया जो है वो ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, ज्वाइंट होने के बाद जो भी ये इन्फ्लेम्ड एक्शन हुआ था वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, LDL बढ़ने की वजह से ये होता है कि हम जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है वो फिर इन्फ्लेमेशन ख़त्म ही नहीं होती, वहाँ पे ये जो मैक्रोफेजेस और डिफरेंट सेल्स हिफाजत के लिए आए हुए थे वो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, और फिर वो बल्जेड सेल्स हो जाते हैं और वो वहाँ पे पैचेस बना देते हैं। पैचेस बनाने के बाद वो आर्टरी का जो वॉल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है और आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ जो है वो हमारे पास कॉज हो जाती है। तो ये एक जनरल हमारे पास ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड जो है, प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है।
सो गाइस, हम लोगों ने एक जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर लिपिड्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी हमने डिस्कस किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि ये जो हमने लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। जो हमने एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एज लेट्स से अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मेथड होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है और डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम इनको जो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, अभी ये डिस्कस करना है कि अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से लिपोप्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं। तो गाइस याद रखना, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के थ्रू क्या होता है कि हमें ये पता पड़ता है कि कौन सा लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा डेंस है और कौन सा सबसे ज़्यादा लाइट है। ठीक है, तो याद रखना लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास है ना लेस डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड प्रोटीन। लिपिड्स आर लेस डेंस एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड प्रोटीन। तो अगर किसी लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, लिपिड का कंटेंट कम होगा, तो वो हमारे पास हाई उसकी डेंसिटी होगी, यानी कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी लिपोप्रोटीन के अंदर लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें ट्राइसैलग्लाइसरोल, कोलेस्ट्रॉल और है ना फॉस्फोलिपिड ये ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द एपोप्रोटीन, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। तो इसी की बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के थ्रू कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास कम डेंसिटी वाला कौन होता है, वो होता है काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स में हमारे पास है ना कम एपोप्रोटीन होते हैं और ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लाइसराइड और फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से हमारे पास क्या बनता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और सबसे ज़्यादा डेंसर हमारे पास क्या होता है, HDL, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखी बाय अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन डेंसिटी की बेस पे। एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक क्लासिफिकेशन। उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देखते हैं कि कौन सा लिपोप्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ क्विक चला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा लिपोप्रोटीन कितना आगे तक गया है। तो जो लिपोप्रोटीन उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सबसे आगे तक गया है। उसमें हम 3 रीजन बनाते हैं, अल्फा रीजन, बीटा रीजन और ओरिजिन। तो जो ओरिजिन पे ही रुक जाए, जैसे हमने उसको सॉल्यूशन के अंदर पास कराया है, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सॉल्यूशन में पास कराया है, तो जो ओरिजिन वाले पॉइंट पे ही रुक जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिन पे इसकी मतलब रुक जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम के अंदर जो लिपोप्रोटीन ओरिजिन पे ही रुक जाए उसको हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओरिजिन। और वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास काइलोमाइक्रॉन इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम में सबसे पहले ही रुक जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, उसके बाद आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन पहला पॉइंट था, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बीटा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इन इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम वो आता है अल्फा पॉइंट। यानी कि सबसे आगे वाला पॉइंट क्या है, अल्फा, उसके बाद बीटा और फिर साइट ऑफ ओरिजिन। अब जिसकी सबसे कम स्पीड है वो हमारे पास साइट ऑफ ओरिजिन पे रुक गया। उसके बाद आ जाता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहाँ पे रुकता है, वो हमारे पास रुकता है बिटवीन द बीटा रीजन एंड साइट ऑफ ओरिजिन और बीटा रीजन, इन दोनों के बीच में रुक जाता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन द प्री बीटा रीजन। ठीक है, VLDL कहाँ पे मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्री बीटा रीजन, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में बीटा रीजन पे भी नहीं है और है ना साइट ऑफ ओरिजिन पे भी नहीं है, इन दोनों के बीच में। तो इसको हमने कह दिया कि इट इज़ प्रेजेंट इन द प्री बीटा रीजन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे पास बीटा रीजन पे रुक जाता है, तो उसको हम कहते हैं बीटा लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको बीटा लिपोप्रोटीन भी अक्सर कहते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट जो है वो है HDL, और ये HDL जो है वो अल्फा रीजन तक जाता है और इसको हम कहते हैं अल्फा लिपोप्रोटीन। ठीक, तो ये हमने थोड़ी सी इनकी क्लासिफिकेशन देख ली। अब हमें डिस्कस करना है वो है प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड।
सो गाइस अब हमें डिस्कस करना है प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड और वी कैन से प्लाज्मा के अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन और उसकी वेरिएशन। ठीक है, तो गाइस याद रखना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में लिपिड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास जो लिपिड ऑफ इंपॉर्टेंस होते हैं वो होते हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड क्या होता है कि ये हमारे पास एस्टेरिफाइड नहीं हुआ होता, ये खाली हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है जो कि एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ब्लड प्लाज्मा में ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, अब ये जो है फ्री फैटी एसिड ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फ्री फैटी एसिड जो है या तो ये हमारे पास लिवर में जाएगी, लिवर में जाने के बाद या तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, या लिवर इसको क्या कर देगा, लिवर इसको एस्टेरिफाई करके एस्टर लिंकेज बना के इसको ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बना के फिर ब्लड के अंदर रिलीज़ करवा देगा, या तो इसको हमारे पास है ना कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच करवा के कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देगा और फिर इसको रिलीज़ कराएगा ब्लड के अंदर। ठीक, तो चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड है वही हमारे पास मेन प्रीकर्सर है फॉर द कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉर द ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, फॉर द फॉस्फोलिपिड। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ समझनी है, ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन की वेरिएशन, कि ये फ्री फैटी एसिड ब्लड में आ कहाँ से रहा है और उसको हम रेगुलेट कैसे करेंगे। ठीक, तो हमारा पर्पस ऑफ डिस्कशन क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ब्लड में फ्री फैटी एसिड, क्योंकि यही ब्लड का जो फ्री फैटी एसिड होगा वो लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद लिवर इसको एस्टर लिंकेज बना देगा किसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ, 3 फैटी एसिड मिला दिए तो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बन गया। ठीक है, फिर ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर मॉडिफिकेशन होकर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर लेक्चर्स में भी बताया था। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे पास इस तरीके से बन जाते हैं और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चीज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि प्लाज्मा का जो फ्री फैटी एसिड है वो लिवर के अंदर जाएगा, लिवर में जाने के बाद फिर वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ों में मॉडिफाई कैसे होगा कि वो हमारे पास या तो एस्टर लिंकेज बन जाएगा, या तो हमारे पास जो है वो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा, या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल के अलावा वो कोलेस्ट्रॉल के साथ कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना सकता है, या तो वो हमारे पास है ना वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब प्लाज्मा का जो फ्री फैटी एसिड है जब वो लिवर में जाएगा तो उसके मल्टीपल फेट्स होते हैं। फिर लिवर क्या करता है, लिवर हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बना के भेज रहा होता है तो फिर ये प्लाज्मा से जाएंगे, ये सारी चीज़ें ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये जाएगा VLDL की फॉर्म में। फिर VLDL जो है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू में जाएगा, एडिपोज टिश्यू में जाने के बाद एडिपोज टिश्यू के ऊपर रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास इस VLDL को क्लीव करेंगे, क्लीव करने के बाद वो VLDL से ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फैटी एसिड ये सारी चीज़ें अपने पास रख के इनको स्टोर्ड फॉर्म कर देगा। ठीक, तो चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है कि जो प्लाज्मा का फ्री फैटी एसिड है वही मेन कल्प्रिट है पूरे लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मतलब प्लाज्मा का जो फ्री फैटी एसिड है उसकी वेरिएशन ही बाकी लिपिड्स की वेरिएशन को डील करती है। तो इसी वजह से हमारा चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड। अब प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन की वेरिएशन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा एक चीज़ ये डिस्कस करनी है कि हमारे पास बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। बॉडी के अंदर जो हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, हमें सबसे पहले वो डिस्कस करना है। ठीक, अब बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एलिमेंट कांस्टेंट, दूसरा जिसको हम कहते हैं एलिमेंट वेरिएबल। बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एलिमेंट कांस्टेंट और दूसरा जिसको हम कहते हैं एलिमेंट वेरिएबल। अब एलिमेंट कांस्टेंट जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड। अब ये जो लिपिड होता है एलिमेंट कांस्टेंट ये हमारे पास चेंज नहीं होता, एलिमेंट कांस्टेंट जो होता है ये हमारे पास चेंज नहीं होता। आप लोग को क्या याद रखना है कि एलिमेंट कांस्टेंट डू नॉट चेंज, एलिमेंट कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास चेंज नहीं होता। तो वो ऐसा कौन सा लिपिड है, तो वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में अटैच जो होता है लिपिड वो हमारे पास चेंज नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल इन्वॉल्व होंगे या सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होते। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगरचे आपका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो रहा हो, फैट्स का कंसंट्रेशन कम हो रहा हो, ये चेंज नहीं होगा, ये सेल के अंदर ही लोकेटेड, सेल के ऊपर ही लोकेटेड रहेगा, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर में ही लोकेटेड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके अलावा कौन सा लिपिड होता है, उसके अलावा हमारे पास लिपिड होता है
वो एलिमेंट ऑफ वेरिएबल लिपिड आप याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड्स होता है। याद रखना कि जो ग्लूकोज की स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो हमारे पास लिवर में और मसल में होती है। लेकिन जो फैट्स की स्टोरेज होती है, फैट्स की जो हमारे पास स्टोरेज होती है, फैट्स की जो मतलब है ना, लिपिड्स की जो स्टोरेज होती है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू में होती है। लिपिड्स की स्टोरेज हमारे पास कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यू में। तो जब अगर ब्लड के अंदर हमारे पास है ना ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी फॉर ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या होगा कि एडिपोज टिश्यू में से हमारे पास फैट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, ब्लड के अंदर आएंगे। ब्लड में आने के बाद फिर सेल जो हैं, डिफरेंट बॉडी के सेल्स, वो उसको यूज़ करेंगे फॉर द एनर्जी पर्पज़। और यही जो एडिपोज टिश्यू ने भी हमारे पास फैट्स वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह जो ब्लड के अंदर निकाले थे, वो हमारे पास लिवर में जाएंगे। लिवर उनको यूज़ करेगा फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, और लिवर उनको ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर देगा अप टू द नॉर्मल। तो याद रखना जो एडिपोज टिश्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारे पास है ना, या तो वो प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करवाएगा, या तो अगर प्लाज्मा के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स है तो वो उसको अपने अंदर स्टोर्ड कर लेगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि कंपोजिशन एलिमेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू रिलीज़ कराते हैं कि वो बॉडी जो है वो उनको यूज़ कर सके एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू रिलीज़ कराते हैं, जो कि फिर हमारे पास बॉडी जो है वो यूज़ कर सकती है फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर एनी अदर पर्पस एट द टाइम ऑफ नीड। उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड होता है उसमें हमारे पास लेसिथिन आ जाता है। और कौन सा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल होता है। और कौन सा फैटी एसिड इंपॉर्टेंट होता है, फैटी एसिड जो कि एडिपोज टिश्यू रिलीज़ कराता है, वो हमारे पास होता है स्टेरिक एसिड जो कि 18 कार्बन का होता है। उसके अलावा पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू रिलीज़ करवाता है ब्लड के अंदर एट द टाइम ऑफ नीड। लाइक स्टारवेशन में क्या होता है कि आपको बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, बॉडी को नीड होती है कि कोई ना कोई दूसरा चीज़ आए जिसको वो यूज़ करके ऑक्सीडेशन करे, तो वो फिर किसको यूज़ करेगा, जाहिर सी बात है एडिपोज टिश्यू से जो फैटी एसिड्स आएंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर ब्लड से हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे, डिफरेंट सेल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन की तरफ जाएंगे जिन ऑर्गन को नीड होगी। लेट सपोज के ग्लूकोज के अंदर लेट सपोज लिवर के अंदर चले गए, लिवर में जाएंगे फ्री फैटी एसिड, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होगी उनकी, साथ साथ में वो लिवर जो है उनकी ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा। ठीक, तो जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू फ्री फैटी एसिड रिलीज़ कराता है उसकी नेचर भी अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट वो स्टेरिक एसिड होता है, उसके बाद ओलिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है। डिफरेंट हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू रिलीज़ कराता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होती है बाय द हेल्प ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब हमें ये समझ में आ गया कि एडिपोज टिश्यू वाहिद वो बंदा है जो कि प्लाज्मा की फ्री फैटी एसिड को रेगुलेट करेगा। अब प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड जो है, प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड जो है वो कैसे रेगुलेट होती है। तो गाइस याद रखना कि प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड डिपेंड करता है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या चीज़ हो रही है। प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडिपोज टिश्यू में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इसको चलो मैं नेक्स्ट के अंदर और अच्छे से कन्वर्ट करता हूँ।